जो वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आप लोग को पता है यहाँ पर अभी प्री बोर्ड के सारे क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 10th एंड 12th के कराए जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो है क्लास 12 का है। और आज हम लोग जो सब्जेक्ट का करेंगे वो है अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों 2025 लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट में पूछ रहे थे, मैम जब इसमें 2025 का है तो ये 2026 का कैसे प्री बोर्ड हुआ, ये पुराना पेपर है। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग जो एडमिशन लिए थे क्लास 10th में 2025 में लिए थे, तो वही हिसाब से 2025 का है ये, जो बच्चे 2025 से एडमिशन लिए हुए हैं। एंड बच्चों, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो पूरा मॉडल पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपके विद्यालय में। और जिन बच्चों का हो चुका है विद्यालय में प्री बोर्ड का एग्जाम, यहाँ पे वो अपने सारे आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि शुरुआत के 15 मिनट बच्चों को ये दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़ सकें। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। तो बताया जा रहा है इसमें ये पूरा पेपर 4 भाग में बटा हुआ है, A सेक्शन, B सेक्शन, C और सेक्शन D में। आफ्टर दैट बच्चों, यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। तो इसमें बताया जाए चाहे सेक्शन A के क्वेश्चन हो, चाहे सेक्शन B के हो, चाहे सेक्शन C या फिर D, आपको सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यू हैव टू मेक श्योर टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ओके बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के पास उनके जितने भी नंबर के वो पेपर हैं उसमें लिखा गया है। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, यहाँ पे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर था, प्री बोर्ड था, उसको मैंने लाइव में डिस्कस किया था। बट आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो मैंने उसको चेक किया तो वहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े थे और जो बच्चे क्लास 10th में हैं, और मैंने वहाँ पे आई थिंक आधा एक घंटे का एटलीस्ट वो वीडियो था, पर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। बट कोई नहीं बच्चा लोग, मैं फिर से वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है ये आजकल जो प्री बोर्ड हो रहे हैं यूपी बोर्ड में आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैं उसके आंसर भी आप लोगों को बताते चल रही हूँ। तो आप लोगों के माइंड में रहता है कि हम लोगों ने जो भी पेपर दे के आया है वो सारे आंसर एक जगह हमें मिल जाए। तो बच्चों, 1 घंटा मेरा वेस्ट गया और वहाँ पे मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो हो गया अपलोड। जाने दो उसको, आप लोग देखें या फिर ना देखें, मैं वो दूसरा रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दूंगी। ओके। और कल भी मैंने लाइव लिया था तो वो भी थोड़ा अच्छे से ग्लिचिंग हो रहा था नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैं अब रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके बच्चों। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का कमेंट था, मैम इंग्लिश का भी सेक्शन ले आइए, इंग्लिश पेपर भी ले आइए, मतलब कि उनको मिल नहीं रहा था कहीं पे। तो उन लोगों के मैंने कमेंट देखे और यही लिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना ही दिया जाता है, बना ही देते हैं। और आप लोग इसको अच्छे से आई होप कि तैयार भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे सेक्शन A है, इसमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ आपको पैसेज दिया गया है एंड इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उन सभी के आंसर आपको अपने आंसर शीट में लिखना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। मतलब बच्चों, यहाँ पे बोला जाए हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारी बोलचाल होती है वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और हमारे लिए अभिशाप मतलब कर्स भी, खराब चीज़ें भी हो सकती हैं। इट हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिज़ायर नोन टू फेलोज। इट कैन ऑल्सो इफ वी यूज इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड completely understood। A slip of tongue, जैसे हमारी जीभ फिसलती है, और द यूज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्ड्स। तो यहाँ पे पूरा आप लोग मेरे साथ पढ़ते चलना, क्योंकि आगे हम लोगों को इसके आंसर सॉल्व करने हैं। सोचो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एन ambiguous word and so on may create an enemy where we had hoped to be a friend. Again, different classes of people use different vocabularies and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride. Unwillingly, we may use a word which bear different meaning to our listener from what it does to men of our own class.
The speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands careful handling. Only a fool will express himself alike to all kind and condition of man. सो बच्चों यहाँ पे अब इससे रिलेटेड मैंने सारे इसको पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम अ ब्लेसिंग। तो पूछा जा रहा है वो कौन सी कंडीशन होती है जिनमें हमारी जो भाषा होती है हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स का कार्य करती हैं। तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, आपको लिख सकते हैं आप अपने नोट्स में या फिर आप इसको ढूंढ भी लीजिएगा पैराग्राफ में। तो आप लिख सकते हैं अपना आंसर, स्पीच becomes a blessing when used with careful thought and handling, considering the listener's class and vocabulary so as not to create an enemy or show pride. ओके बच्चों, मैं ये आंसर इसमें से ढूंढ के बना के लिख के आपको बता रही हूँ। आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बोल दिया है, आप वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं या फिर वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स। तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लिख सकते हैं, मैं साथ ही साथ बोल रही हूँ और आप लोग इसको साथ ही साथ लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्पीच कैन बिकम अ ग्रेट कर्स व्हेन यूज्ड लाइटली विदाउट थॉट, एज एन एम्बिगियस वर्ड may be misunderstood and create an enemy where a friend was hoped to won. तो बच्चों ये सारे आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे भी। तो अगर आप बना के लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी यूज वर्ड्स केयरफुली। तो बच्चों अब आपका इसका जो आंसर है मैं उसको भी बता दे रही हूँ कि इसमें पूछा जा रहा है हमें अपने अक्षरों को, शब्दों को ध्यान पूर्वक क्यों यूज करना चाहिए, क्यों प्रयोग करना चाहिए। सो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, वर्ड शुड बी यूज्ड केयरफुली बिकॉज different classes of people use different vocabularies and word may bear a different meaning to the listener, leading to misunderstanding or offense. So I hope आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, speech is not a gift, explain it. अब इसको बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी तो आप इसमें इसका आंसर लिख सकते हैं, speech is not a gift means it should not be used lightly without thought but rather demands careful handling and consideration of the audience, as only a fool will express himself alike to all kind of people. ये आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। आफ्टर डेट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट फॉर ब्लेसिंग। यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखना है बच्चों ब्लेसिंग के लिए। तो ये बहुत ही इजी है बच्चों, इसको आप कर सकते हैं। तो ब्लेसिंग का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कर्स। ओके, आफ्टर डेट यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था अंडरलाइन पोर्शन, मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन पोर्शन देख सकते हैं, द स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली। तो इसी को अब हमें एक्सप्लेन करना होगा बच्चों के, द स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली। तो अब हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे यहाँ पे अपने एग्जाम में, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ और आप इसको लिख सकते हैं जो अंडरलाइन पोर्शन था उसको, स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग मीन्स दैट द एबिलिटी टू स्पीक इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एन entitlement to be used carelessly and requires deliberate consideration of how one's word will
affect others। सो आई होप आपको मेरे वर्ड सारे अच्छे लगे होंगे, मतलब समझ में आए होंगे। सो बच्चों अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्लिप ऑफ अ टंग। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्लिप ऑफ अ टंग का मतलब आप क्या समझते हैं। तो बच्चों अ स्लिप ऑफ द टंग इज एन unintentional error made in speech where a person says something other than what they intended, often due to a mistake in a word, choice और pronunciation। बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग कभी कभी अनइंटेंशनल मतलब हमारा वो मतलब नहीं होता, लेकिन हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो सामने वाले को ख़राब लग जाती है। तो वही बोला जा रहा है कि स्लिप ऑफ अ टंग मतलब कि बहुत ही जल्दबाजी में ज़बान का फिसलना जो होता है, हम लोग जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे वर्ड्स को बोल देते हैं लेकिन हमारा वो इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन सामने वाला उसको गलत समझ लेता है। यही लिए हमें अपने भाषाओं को अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। हर वक्त नहीं बोलते रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ओवर बोलने से भी हम लोग कभी कभी इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि सामने वाले को वो बहुत ही ख़राब लग जाता है। और आपको पता है ना, अगर एक बार कोई चीज़ हम लोग बोल देते हैं उसको हम लोग कभी भी वापस नहीं ले सकते। तो कम बोलो, अच्छा बोलो के। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये पोर्शन। आगे अब हम लोग देखेंगे हमारा सेक्शन बी, एंड यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 140 to 150 वर्ड्स। तो बच्चों ये आपका हो सकता है, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है आई लव माई इंडिया या फिर प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक्स साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन के। तो बच्चों यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, तो इस पे आपको अपने आप से कुछ बना के लिखना रहेगा। जैसे आई लव माई इंडिया, आपको अपने इंडिया के बारे में लिखना रहेगा। और इसमें बोला गया बच्चों आपको एनी वन करने के लिए, है ना। तो इसमें से या तो आप आई लव माई इंडिया पे कर सकते हैं या फिर प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा लगता है किताब पढ़ने में, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। और तीसरा दिया गया साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, पूरा एस्से के जैसे, निबंध जैसे लिखते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड कैरेक्टर। ओके, सो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है आपको लेटर लिखना है, जिसको अगर आप लेटर लिख लेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। एंड लेटर बच्चों बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है अपने कजिन को, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देना है। किस लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना है कि वो अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस हो गया, मतलब कि पास हो गया, इसलिए आपको उसको पत्र लिखना है। तो बच्चों जैसे अभी आप लोग जो है मैसेज करके बोलते हो उसे कॉन्ग्रेट्स करते हो ना, तो वैसे ही आपको लेटर लिखना है। लेकिन अभी क्या है, आप जब व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करोगे कि कॉन्ग्रेट्स भैया आप पास हो गए, तो उसके लिए फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, जिससे आसानी से वहाँ तक मैसेज चले जाता है। लेकिन जब आप पत्र लिखना रहेगा तो उसमें आपको बढ़िया उसमें उसका नाम लिखना रहेगा, वो कौन से एरिया में रहता है, कौन से ज़िला में रहता है, कौन से स्टेट में रहता है, और उसका कौन सा एरिया है, रूम नंबर कितना है। फिर जो आप उसको बधाई देना चाहते हैं वो पूरा अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको अपना नाम वगैरह लिख के उसके तक पहुंचाना रहेगा। ओके, या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट और गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप स्कूल में बहुत ही अच्छे थे, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपको अपने प्रिंसिपल से आपको एप्लीकेशन लिख के देना है ताकि आपको ये बना के दे दें। तो आई होप बच्चों आप लोगों को एस्से एंड लेटर समझ में आ गया है कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 13 मिनट 14 मिनट कंप्लीट हो गया, मतलब कि 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। और अभी तक आप लोगों ने बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। वीडियोस जो मैं बना रही हूँ बच्चों आप लोगों के लिए, बहुत ही बार ये ख़राब होती है फिर सही बनती है, एक बार में नहीं हो पाता है। इसका लाइव एग्जांपल आप लाइव वीडियो पे जाके देख सकते हैं कितना उसमें ग्लिचिंग हुआ है, बट उसको मैं डिलीट नहीं करूँगी, मैं फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको कैसे भी करके दूसरा वीडियो बना दूंगी। ओके बच्चों, तो यही लिए जब इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से अपना आंसर ठीक कर सकें और आंसर को मिला सकें। सो बच्चों हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा सेक्शन सी। तो इसमें 4 सेक्शन था, सेक्शन डी और भी होंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था।
अभी हम लोग को इसमें करना है फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है जिनमें से आपको करेक्ट आंसर करना है। यहाँ पे फर्स्ट है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। बच्चों इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं। जिसको 4 ऑप्शन दिए गए, डिक्टेटर, प्रीस्ट, एल्ट्यूरिस्ट एंड एथीस्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथीस्ट। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज टू कॉल नेम्स मीन्स। यहाँ पे फ्रेज दिया गया टू कॉल नेम्स, इसका मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है टू रिफ्यूज, सेकेंड है टू अब्यूज, थर्ड है टू एक्सेप्ट एंड लास्ट वन इज योर टू डिसलाइक। तो बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू अब्यूज। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है द एंटोनिम फॉर हम्बल इज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नोबल, थर्ड है सेकेंड है वाइज, थर्ड है प्राउड एंड लास्ट वन इज ग्रेडी। यहाँ पे पूछा जा रहा है हम्बल का एंटोनिम्स क्या होगा। हम्बल का जस्ट अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, तो हम्बल का एंटोनिम हो जाएगा बच्चों आपका प्राउड। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम्स फॉर ऑनेस्ट इज। तो बच्चों यहाँ पे जो सिनोनिम्स आपसे पूछा गया मतलब इसका पर्यायवाची ऑनेस्ट का सेम टू सेम नेक्स्ट वर्ड क्या होता है। सो बच्चों इसका फर्स्ट ऑप्शन है नॉवेल, सेकेंड ऑप्शन है वाइस, थर्ड ऑप्शन है ट्रूथफुल एंड योर लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन इज क्लेवर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ट्रूथफुल। आफ्टर दैट यहाँ पे बच्चों 4 सेंटेंस आर गिवन बिलो। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका करेक्ट वन, करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अब हमें देखना है बच्चों 4 सेंटेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे 4 सेंटेंस नीचे दिया गया है, विच वन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज मेकिंग अ नॉइज, ही गेव मी एन यूजफुल बुक। सो बच्चों दिस वन इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट दिया गया, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन है गुलाब सेड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है गुलाब सेड, ना कि सेड टू है ना यहाँ पे सेज है। गुलाब सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आई शैल पे बैक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक, रियली आई विल। ओके, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट में बच्चों गुलाब सेड दैट। ओके, तो गुलाब यहाँ पे ही इज अ, यहाँ पे मतलब गुलाब एक बॉय है तो वी विल यूज यहाँ पे ही। तो गुलाब सेड दैट ही के साथ बच्चों विल लगाते हैं एंड हम लोग इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे वुड हो जाएगा। ओके, ही वुड पे बैक द मनी, देन यहाँ पे इनडायरेक्ट में है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, इसका थर्ड फॉर्म लेंट हिम, मी की जगह हिम हो जाएगा। हिम द नेक्स्ट डे को बच्चों हम लोग फॉलोइंग वीक्स बोलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा फॉलोइंग वीक्स एंड दैट ही रियली वुड। इसको मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, गुलाब सेड दैट ही वुड पे बैक द मनी आई लेंट हिम द फॉलोइंग वीक एंड दैट ही रियली वुड, WOULD वुड। ओके बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग लिव आवर लीडर दे सेड। तो यहाँ पे दे मतलब कि वो जो बोल रहा है वो प्रे कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा दे प्रेड दैट डियर लीडर माइट लिव लॉन्ग। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, सारे आंसर भी क्लियर होंगे। अब हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अभी तक आप लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले बच्चों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लें, क्योंकि आप लोग के पास तो ग्रुप तो होंगे ही, है ना। क्लास 12 के बच्चों के पास ग्रुप ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो 12 के बच्चों के पास अलग से ग्रुप्स होते हैं, इन लोगों के अलग से सारे। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ फालतू बातें ना करके हम लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है बी वाला है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स पॉइंट करके दिए गए हैं, इनको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन है शी वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। अब इसको सिंपल करके बनाना है, तो हम बना सकते हैं शी वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। ओके, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और आई होप आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करे होंगे। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और मतलब कि और ये यहाँ पे नए हैं या फिर अभी एक हफ्ते में और एक महीने में सब्सक्राइब किए हैं, पुराने बच्चे नहीं है इस चैनल के, तो मैं उन लोगों को बता दूं बच्चों, इस चैनल पे बायोलॉजी के सारी तैयारी कराई जाती है। और अगर आप कक्षा 12 में है और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए यूपी बोर्ड से रिलेटेड, तो क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं सारी वीडियोस आप एक दिन में देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है, 15-20 मिनट की वीडियो रहती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम आपके बायो का जब है, तब बायो का एग्ज़ाम होने से पहले वो सारे वीडियोस को देख लीजिए, जहाँ पे आपको उनके आंसर भी लाइन टू लाइन नीचे मिल जाएंगे। और उन सारे क्वेश्चन को आपको अपने बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है। जैसे बच्चे मैं आपको प्री बोर्ड के क्वेश्चन करा रही हूँ, बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है। वैसे जब मेरे यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली वो। लेकिन मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्रिंटेड है, बट वो सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है और खुद ही रिकॉर्ड करके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया। तो वो सारे वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। और वो वीडियो जो है बच्चों आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेगी, कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाएंगे 2026 और पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन अपलोडेड हैं, उनको भी आपको ज़रूर देखना है, उनमें से भी क्वेश्चन फंसेंगे। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों की बस हेल्प करने के लिए बच्चों, तो आप जाके वहाँ पे वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखेंगे और वहाँ पे भी जाके आप कमेंट करना है, जैसे कि आप ये वाले वीडियोस पे कमेंट करते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग देखे हैं वीडियो। अब यहाँ पे है इट इज़ सर्टेन ही इज़ गिल्टी इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं इट इज़ सर्टेन डैट ही इज़ गिल्टी, लेकिन ही बच्चों आपका एच स्मॉल लेटर में हो जाएगा क्योंकि ये फुल स्टॉप हट जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अब हम लोग सी क्वेश्चन देखेंगे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एनी वन करने के लिए। ओके, यहाँ पर भी एनी वन ही करना था, बट मैं आपको सारे दोनों आंसर बता दे रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में कर सकते हैं। सो हियर इज चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कैसे करना है चेंज यहाँ बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पे है द एयर ऑफ हिल्स is colder than that of the lowlands। ओके बच्चों, the air of hills is colder than that of the lowlands। the air of the hills मतलब पहाड़ों की, मतलब हाँ पहाड़ों की जो हवा है वो ज़्यादा ठंडी है, lowlands मतलब नीचे की हवा से। तो पॉजिटिव डिग्री में करना है इसको, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में ऐसे, द एयर ऑफ द lowlands is not as cold as that of the hills। तो बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर है, मैं फिर से बोल दे रही हूँ ताकि आप इसका करेक्ट आंसर अपनी नोट्स में लिख सकें। द एयर ऑफ द lowlands is not as cold as that of the hills। सो बच्चों ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन sang द नेशनल एंथम, यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके बच्चों, तो इसका हो जाएगा द नेशनल एंथम। सो बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, द नेशनल एंथम वॉज संग बाय द चिल्ड्रन। तो जिस बच्चे ने किया करेक्ट किया है, यहाँ पे उसने थोड़ा सा ऐसे रफली कर लिया है। तो
यहाँ पे अब हमारा बच्चों डी क्वेश्चन है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है कोई एक। पहला है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी करेक्ट, यहाँ पे ए होना चाहिए था, एन लिखा है। दिस यहाँ पे अगर ए लिखा होता बच्चों तो इसको हम करेक्ट कर सकते थे, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तब करेक्ट होता। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो यहाँ पे द नहीं लगा है तो द लगा देना, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सब जगह द लगाना है, सन के पहले, ईस्ट के पहले और वेस्ट के पहले। बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है डी। अब यहाँ पे हम लोग हमारा ई क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूछा गया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है, वेन राइट, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। दैट्स वाई स्पेलिंग डिफरेंट होने की वजह से बच्चों इसके मीनिंग भी अलग रहने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक एक करके इसकी मीनिंग बता दूंगी, जैसे VAIN वेन एंड वेन। तो यहाँ पे वेन की मीनिंग हो जाएगी जैसे हैविंग और शोइंग एन, और ये वेन की मीनिंग हो जाएगी ट्यूब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ओके बच्चों, ये वेन का मतलब होता है जहाँ पे हमारे बॉडी में रक्त बहता है। ओके, वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब एक ट्यूब के जैसे जिसके अंदर हमारा ब्लड रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहेंगे बच्चों तो यहाँ हम सेंटेंस लिख सकते हैं, द वेन पर्सन स्पेंट आवर्स एडमायरिंग देयर रिफ्लेक्शंस इन देयर मिरर, एंड इसका हो जाएगा अ प्रोमिनेंट ब्लू वेन वॉज विजिबल ऑन द बैक ऑफ द हैंड। आफ्टर दैट बच्चों यहाँ पे ये जो राइट यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स करेक्ट, ओके, जस्टिफाइड। एंड यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट राइट लिखा है बच्चों इसका मतलब हो जाता है ऑफन एंड बिल्डर और क्रिएटर। इस राइट का मतलब होता है WRIGHT का मतलब। इसका सेंटेंस आप बना लेना, एक करके मैंने बता दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। आफ्टर दैट बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये जो पूरा दिया गया है आपको हिंदी में, इसको मैं आपको इंग्लिश में बोल के बता दूंगी और आप इसको लिख लेना। सबसे पहले बच्चों, भारत एक महान देश है, इसका आप हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ओके, इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है। द कंट्रीज मतलब कंट्री लिख के एपोस्ट्रॉफी में एस लिखना है। दिस कंट्रीज सिल्क वॉर्म ऑल्सो प्रोड्यूस सिल्क, इतना हो गया, दिस लिखना है। ओके बच्चों, दिस कंट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड लाइन जो हमें लिखना रहेगा उसमें लिखा है, यहाँ के अधिकांश लोग गांवों में रहती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर लिव इन विलेजेस। ओके, उसके बाद है देश की उन्नति गांवों की उन्नति पर निर्भर करती है। इसका हो जाएगा द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेस। इतना हो गया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देश के अधिकांश गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं। ओके, अब इसमें आप लिख सकते हैं, नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज villages have become self-reliant। ओके, अब यहाँ पे है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात के साधन सुलभ हो गए हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बच्चों कि फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट हैव बिकम इजीली अवेलेबल। ये गांव की बात हो रही है जहाँ पे सब कुछ डेवलप हो चुका है। उसके बाद है बच्चों, छोटे बच्चों को अपने गांवों में अच्छी शिक्षा मिल रही है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी इंग्लिश, यंग चिल्ड्रेन आर गेटिंग अ गुड एजुकेशन इन देयर ओन विलेजेस। यहाँ की हवा भी शुद्ध है,
ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एयर हेयर इज ऑल्सो प्योर। खेतों की हरियाली लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड्स अट्रैक्ट्स पीपल अलॉट। उसके बाद बच्चों यहाँ पे तमाम लेखकों ने अपने लेखक में ग्राम में जीवन की बड़ी सराहना की है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं मैनी राइटर्स हैव ग्रेटली प्रेज्ड रूरल लाइफ इन देयर राइटिंग। आई होप बच्चों ये सारा पैराग्राफ आप लोग कर लिए। थोड़ा सा दिक्कत मतलब कि आप लोगों को ना हो इसको करने में, यही लिए मैंने इसका भी आंसर कर दिया है। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। बच्चों जब मैं रिकॉर्डेड वीडियो करती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही लिए मैं बार बार बोलती हूँ। तो आपको लगता होगा मैम इतनी बार क्यों बोलती हैं। तो बच्चों मुझे एक बार कमेंट में बता दिया करो मैम बहुत अच्छे से समझ में आया है, ताकि मेरी भी इतना मेहनत करना सफल हो जाए। और मुझे लगता है जब आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार आप कमेंट करके बता दिया करें मैम आज की वीडियो आप लोग मेरे को समझ में आ गई है, मतलब आप ऐसा कमेंट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग अपना वीडियो आगे देखते हैं, मतलब पेपर को आगे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हमारे लास्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन नंबर डी है और ये लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं कराऊंगी। जो बच्चे अपना लिटरेचर अच्छे से पढ़े हैं वो कर लेंगे, क्योंकि इसका आंसर कराने में बहुत ही लेट हो जाएगा। नीचे लेकिन पैराग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर करना रहेगा, तो उसका आंसर मैं बता दूंगी। तो बच्चों ये सारा वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये जो क्वेश्चन है, और अपने नोट से या कहीं से भी आप इसको याद कर लीजिएगा। जो भी आपकी बुक है उसमें जो लिटरेचर वाला पार्ट है वहाँ से आप कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे नीचे पैराग्राफ वाला है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दिया गया है ये, तो मैं इसको करा दूंगी इसमें जितने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले रीड द, इसका हम लोग कर लेते हैं रीड। 9th क्वेश्चन का रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। तो ये हमको पढ़ लेना है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नीचे पूछे गए मैं उसको करा दूंगी। सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसको हम लोग भी पढ़ लेंगे। पोएम, ये कौन सा पोएम है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे इसका जो पहला प्रश्न है वो है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। तो बच्चे जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, और ये जो पोएम का नाम है ये है कीपिंग क्वाइट, और लिखा गया है ये बाय पैब्लो नेरुडा। तो इतना आप लोगों को याद होगा, एंड जिसको नहीं याद था उनको मैंने आंसर भी बता दिया है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ वॉर्स आर मेंशन्ड इन द एबव लाइन्स। यहाँ पे किस तरीके का वॉर मेंशन किया गया है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, दीज रिफर टू वॉर अगेंस्ट नेचर, केमिकल वॉरफेयर and conventional warfare, all of which result in no survivor and cause immense destructions। ओके, ये हमारा था आंसर नंबर 2। सो बच्चों यहाँ पे मुझे बोलते बोलते अब प्यास लग गई है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी बची है तो उसको रिकॉर्ड ही कर लेते हैं पूरा एक साथ रिकॉर्ड करते करते। तो यहाँ पे जो हमारा सी क्वेश्चन है वो है हाउ शुड द लवर ऑफ वॉर्स बिहेव। तो इसका भी आंसर हमें पैराग्राफ में मिल जाएगा, बट मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ। द पोएट सजेस्ट दैट पीपल हु इंगेज इन दिस डिस्ट्रक्टिव वॉर शुड स्टॉप इन देयर एक्टिविटीज, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। दिस इम्प्लाइज अ cessations of all hostilities and a movement of quiet introspections and universal brotherhood। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों। 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे कुछ देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिया गया है, जिनमें से कोई एक आपको करना है। माई मदर एट 66, अ रोड साइड स्टैंड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थी आपके बुक में मिल जाएगा बच्चों, जहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे है व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, और करके दिया गया। अगर आपको ये सही लगे तो ये लिख सकते हैं, ये वाला सही लगे तो ये आपको जो एग्जाम में याद रहा वो आप उसको कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन ऑफ द सिचुएशन, सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाय चार्ले। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें और करके हु वॉज द पेल फेस वुमन, वॉट वॉज सी डूइंग। तो बच्चों आप जब इसको आप अपना लिटरेचर पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन आंसर है आंसर एनीवन, इसमें से कोई एक करना है जो कि 80 वर्ड में करना और आपको 7 नंबर मिलेगा। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जो आपको सही लगे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग यहीं पे अपना वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसका इस वीडियो का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। एंड उसके बाद अगर आप लोग शेयर कर दें तो उसके बाद आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अगर आप लोगों को कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए कौन से सब्जेक्ट का आप उसको भी बता दीजिएगा, या फिर कौन सा टॉपिक एक साल आप लोग पढ़े जो ना समझ में आया हो बायोलॉजी का, आप उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। और अगर क्लास 10th का कोई बच्चा है आप लोगों के घर में, या फिर आपके बड़े बहन, छोटी बहन, या फिर कोई भी आपसे आपके पास कोई भी क्लास 10 का स्टूडेंट है, तो आप उसके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें क्लास 10 की प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आप जाके अपने छोटे भाई बहन को भेज सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से एक सीक्वेंस में कर सकें, क्योंकि वहाँ पर पूरा हैंड रिटन नोट्स उनको मिल जाएगा बच्चों, जो कि पूरा सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट कराया गया। एंड जो बच्चे 12th में है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन 12th में हैं तो उन तक भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और आने वाली वीडियो हो सके क्लास 10 के प्री बोर्ड पे रहेगी, इसलिए उनको ये चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग समय रहते एग्ज़ाम से पहले सारी पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन पूरा 100% रखें। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।